हमारे जो डीडीसी के सारे एज ग्रुप प्लेयर्स है लाइक अंडर 16, 19, 23 रणजी ट्रॉफी, वो डेली बेसिस पे आते हैं। दे वांट फन। सबसे ज़्यादा जो नाथन लोइन जो उनका ऑफ स्पिनर है, ही वाज वेरी फनी। बस मजाक कर करके उसने जिम करना है। पैसा भी T20 में ही ज़्यादा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वो 2027 तक वर्ल्ड कप खेलेंगे? इट्स ऑल अबाउट योर फिटनेस। तो उनकी फिटनेस का सीक्रेट आप क्या समझते हैं? तो जैसे DPL आपने जिक्र करा, तो सडन मेरे पास फ़ोन आने लग गए कि भैया वी हैव टू डू ट्रेनिंग एंड ऑल, क्योंकि उनको पता है कि DPL आ रहा है। तो उनका जो फिटनेस मोटिवेशन है वो बड़ा जग गया एकदम से। सर, दिल्ली से एज क्रिकेट खेलना एंड मान लेते हैं कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से खेलना, इसमें क्या फ़र्क है? देखो थोड़ा तो फ़र्क है। प्लेयर अनफिट है तो क्या दैट कैन बिकम अ रीज़न कि वो सिलेक्ट ना हो पाए? अगर मैं सिलेक्ट हूँ तो मैं भी थोड़ा सा बायस हो जाऊँगा, नहीं यार ये फिट है तो दिस इज़। अगर आप बैट्समैन हो, आप 100 करो, 100 से सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप 200 करो, 300 करो, आपको करते रहना है। एक दिन सिलेक्टर खुद ही आएंगे कि नहीं इसको लेना ही पड़ेगा। जो कि अंडर 19 नहीं खेल पाया अपने स्टेट के लिए, आज की डेट में क्या वो बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं? ओके। सर, मैंने देखा था कि आपने पिछले फरवरी ऑस्ट्रेलियन टीम का ट्रेनिंग करी थी जब वो इंडिया आए थे इन 2023। तो सर, आपने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम का इंटेंसिटी क्या रहती है, मेंटालिटी क्या है, कि वो सक्सेसफुल क्यों है इतने? देखो सबसे पहले तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। इट वाज रियली गुड टाइम, क्योंकि एक वो क्या एनवायरनमेंट करते हैं कि वो फन करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि दे आर लाइक वेरी सीरियस इन अ जिम, नो, दे वांट फन। सबसे ज़्यादा जो नाथन लोइन जो उनका ऑफ स्पिनर है, ही वाज वेरी फनी। बस मजाक कर करके उसने जिम करना है और सबको जो जितने भी टीम मेट्स हैं ना उनको मतलब एक तरीके से मोटिवेट करना मजाक में। या अगर कोई जैसे स्टार्क था, वो थोड़ा जैसे लीन है, थोड़ा पतला है, तो उसको चिढ़ाना कि अरे तू पतला है तो ऐसे वेट नहीं उठ रहा। तो उससे क्या होता है कि वो एक नेगेटिव मतलब जो रेनफोर्समेंट या मैं बोलूँ कि एक मोटिवेशन बोलो कुछ भी, तो उससे हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करते थे वो। तो काफ़ी अच्छा माहौल था। और रही बात ट्रेनिंग की, दे आर वेरी सिस्टमेटिक। मतलब उनके जो ट्रेनर्स है, जो उनके जो SSM टीम है, स्पोर्ट्स साइंस टीम है, वो फेबुलस, मतलब काफ़ी अच्छा है, पूरा सिस्टम से ट्रेनिंग करते हैं। अब सर, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि नवंबर 2023 में इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल हार गई थी। तो आई वांट टू नो कि आपका क्या उस पर एनालिसिस है कि इंडिया किस तरह से वो मैच हारी? देखो आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जर्नल SNC कोच। बट अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो स्ट्रेटजीज जो उन्होंने बनाई, जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज थी ऑस्ट्रेलियन की, दैट वाज बेटर देन इंडिया। वो उसमें देखो आपने देखा होगा कि इंडिया ने अपने हिसाब से ही मतलब विकेट भी थोड़ा सा हम बोले तो अपना कंडीशन के हिसाब से था, अपना एशियन कंडीशन के हिसाब से। लेकिन वो लोग समझते थे कि हाँ ऐसा विकेट होने वाला है, पिच ऐसा था, तो उन्होंने इस हिसाब से अपना स्ट्रेटजीज़ को मेंटेन कराया। जो भी उन्होंने टीम मीटिंग्स में जो करा, तो दैट वाज बेटर, स्ट्रेटजी वाज बेटर। ठीक है, स्किल ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका इट्स मोर ऑफ स्ट्रेटजीज, योर मेंटल, क्या आपका स्टेटस है उस टाइम, कैसे आप उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो। बिकॉज इट वाज वर्ल्ड कप फाइनल, इट वाज नॉट लाइक अ लीग मैच, तो दे वर ऑन द टॉप थ्रू आउट। ऐसे बड़े मैचेस में सर स्ट्रैटेजी या फिर स्किल क्या ज़्यादा महत्व रखता है? देखो स्किल तो बहुत पहले आप सीख चुके होते हो, ठीक है, तो आई वुड से स्ट्रेटजीज ऊपर स्किल से। सर, इस साल हम इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीते, सब ने बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ, पूरा देश बहुत खुश हुआ। मगर मेरा जो मानना है कि जो वनडे वर्ल्ड कप है और T20 वर्ल्ड कप है, वो उनकी स्टेटस अलग है। जो वनडे वर्ल्ड कप का दर्जा है वो आज भी काफ़ी ऊपर है, उसकी जो लेगेसी है वो काफ़ी ऊपर है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो आपका मानना तो ठीक है, उसकी लेगेसी ODI की काफ़ी ऊपर है, लेकिन जब से IPL और बिग बैश लीग आया है इस क्रिकेट फर्टिनिटी में, तो उसके बाद मैं मानता हूँ कि T20 को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इट्स हाई इंटेंसिटी गेम बट छोटा गेम है। अगर मैं बात करूँ कि यार मुझे ऑफिस जाना है, आज मंडे है, लेट से मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, वनडे आपका मैच पूरा 8 से मतलब जितना भी टाइम होता है उसका 6 से 8 घंटे पूरा चलता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आप सोचते हो कि यार इतना लंबा टाइम कैसे हम स्पेंड करेंगे। एक वर्किंग प्रोफेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप क्रिकेट लवर हो, आप तो चाहे वो टेस्ट मैच हो आप वो भी देखोगे, लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैट टाइम। तो इसलिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है T20 का ज़्यादा चल रहा है,
और इवन अगर जैसे लीग आने के बाद पैसा भी T20 में ही ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सब प्रेफर करते हैं कि T20 3 घंटे में मैच ख़त्म और अपना निकल लो। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं T20 को ज़्यादा नंबर दूंगा एज़ कम्पेयर टू ODI। जैसे सर अभी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली T20 से रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे ही आपका ओपिनियन जानना है मेरे को, आपको क्या लगता है कि वो 2027 तक वर्ल्ड कप खेलेंगे और फिर रिटायर होंगे या उससे पहले रिटायर हो जाएंगे? देखो, इट्स ऑल अबाउट योर फिटनेस, आपका फिटनेस कैसा है। तो आप सब जानते ही हो कि जो विराट कोहली है, ही इज़ ऑन द टॉप इन फिटनेस। रोनाल्डो को वो compete करते हैं, तो उनके लिए तो ईजी है, वो 2027 से जो आगे वर्ल्ड कप होगा वो भी खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस लेवल। रही बात रोहित शर्मा की, देखो ये इनका पर्सनल डिसीजन है, जो भी इफ़ दे वांट टू प्ले और नॉट, या तो बट मैं समझता हूँ कि खेलेंगे, पक्का खेलेंगे। कोहली का तो मैं श्योर हूँ, रोहित शर्मा का आई एम नॉट श्योर अबाउट रोहित सर शर्मा। आपने बात करी कि उनकी फिटनेस बहुत सुप्रीम है विराट कोहली की। पीछे रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दी थी कि विराट कोहली जो है इंजरी के चलते कभी भी एनसीए में नहीं गए हैं रिहैब करने के लिए। तो उनकी फिटनेस का सीक्रेट आप क्या समझते हैं? देखो, फिटनेस का, उसका जो फिटनेस का सीक्रेट है तो वही है जो मैंने बात करी कि उन्होंने शुरू से ही एसेंसी पार्ट को फॉलो करा, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को। जो उनके ट्रेनर थे मिस्टर शंकर बासु, उन्होंने काफ़ी उन पे काम करा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ठीक है, आप ट्रेनर हो, आप गाइड करोगे अपने ट्रेनीज़ को, बट आपके ट्रेनी क्या फॉलो करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर वो लेट्स सी मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये एक्सरसाइज करना है, ऐसा करना है, आपने जिम में तो कर लिया, बड़ा अच्छा सेशन करा, लेकिन आप घर जाके या बाहर जाके आप फास्ट फूड खा रहे हो या कोई भी मतलब बाहर का अनहेल्दी चीज़ खा रहे हो, तो दैट विल रियली अफेक्ट योर फिटनेस लेवल। तो उसका माइंडसेट क्या है विराट कोहली का भी, आपने रिसेंट कोई एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें भी वो वही उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ करा है अपनी डाइट को लेके। देखो, चीज़ें तो सबको पसंद होती है, बटर चिकन तो सबको पसंद है लेकिन उसने क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ करा। तो ये जो माइंडसेट है ना फिटनेस के साथ कि आप डाइट के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वो उस बंदे को काफ़ी ऊपर लेके चला गया, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा फिट है और पूरा प्रॉपर एसएनसी का प्रोटोकॉल वो फॉलो करता है। तो सर आजकल इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है अंडर एज ग्रुप्स में भी, अब स्टेट की भी लीग्स आने लग गई हैं, यूपी T20, TNPL, मैंने सुना है WMD भी स्टार्ट होने वाला है अभी। तो एक यंग क्रिकेटर की लाइफ में फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, जैसे आपने अभी बात करी कि अभी दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। देखो, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये हमारे जो प्रेजेंट सर रोहन जेटली जी, जो हमारे जो पहले अरुण जेटली जी के लड़के, इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है DDCA में। जब से ये 2021 से ही ये अपॉइंट हुए थे DDCA में, उसके बाद से इन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे। तो अभी DPL जो होने वाला है ये इन्हीं की देन है, इन्होंने काफ़ी एफर्ट करे और बड़े मतलब कम टाइम में ही ये डिसीजन लिया, और आई होप कि ये काफ़ी अच्छी लीग होने वाली है। और रही बात फिटनेस को लेके, तो जैसे DPL आपने जिक्र करा, तो जैसे कई बच्चे थे जो थोड़ा सा मतलब स्किल पे काफ़ी ध्यान दे रहे थे पहले, अभी पिछले 1-2 महीने में, तो सडन मेरे पास फ़ोन आने लग गए कि भैया वी हैव टू डू ट्रेनिंग एंड ऑल, क्योंकि उनको पता है कि DPL आ रहा है। तो उनका जो फिटनेस मोटिवेशन है वो बड़ा जग गया एकदम से। अगर मैं लेमैन में बोलूँ तो बड़ा वो बोल रहे कि नहीं हमें फिटनेस करनी है, क्योंकि उनको पता है कि ये मैच टीवी पे आने वाले हैं, ठीक है, टीवी पे आएंगे, अगर वो अच्छे से बॉल डालेंगे या बैटिंग करेंगे तो हाईलाइट होंगे। दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो वहीं से ही आप IPL का आपके लिए दरवाज़ा आप खटखटा सकते हो। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यूपी लीग में स्वास्तिक छिकारा लड़का, ठीक है, उसने कंटिन्यू 4 या 5 कंटिन्यू 100 कर दिया, 100 पे 100 उस लीग में। उसके बाद सीधा उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट रणजी ट्रॉफी या फिर आई गेस मुश्ताक अली ट्रॉफी में कॉल हुआ यूपी से, उसके बाद वो दिल्ली कैपिटल में आया। तो दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर। आपने बोला कि आपको फ़ोन आने लग गए फिटनेस को लेके, तो अब इसमें 2 वजह हो सकती हैं, एक तो उनको फिट होना है और एक फिट दिखना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई प्लेयर हाँ बैटिंग में अच्छा है, बॉलिंग में अच्छा है, मगर फिट दिखता नहीं है, तो आज की डेट में वो खेल सकता है बड़ी क्रिकेट? देखो, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, आप फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो। देखो, बैट्समैन का मैं बोलता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है फिटनेस का, लेकिन फास्ट बॉलर को तो होना ही चाहिए फिट। उसका रीजन सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा लोड फास्ट बॉलर पे ही पड़ता है क्रिकेट में। अगर मैं एक बात करूं कि फास्ट बॉलर जब बॉल डालता है, ठीक है, जब वो फ्रंट फुट पे लैंड होता है, तो उसके बॉडी वेट का 9 से 10 गुना उसको फोर्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है।
अब सपोज करो एक 70 किलो का फास्ट बॉलर है, ठीक है, अब 10 गुना कितना हो गया उसका 700 केजी। अब 700 केजी वो जो फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कितना ही नीड स्ट्रेंथ ना, उसको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर उसके पास स्ट्रेंथ और अच्छा फिटनेस नहीं होगा तो उसका कुछ हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगा या उसका कोई भी इंजरी उसका इजी मतलब हो जाएगा। तो इसीलिए ही मैं बोलता हूँ कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा फिटनेस चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैट्समैन। तो सर फास्ट बॉलर की भी ट्रेनिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड एक हो सकती है फॉर इंक्रीजिंग देयर पेस। तो एक स्प्लिट कैसे करता है फास्ट बॉलर, सोच समझता कैसे है कि उन्हें किस तरह से ट्रेन करना है और महत्व किस चीज़ को ज़्यादा दिया जाता है, इंजरी प्रिवेंशन को या फिर स्किल बेस्ड वर्क? देखो सबसे पहले तो हम जो उस पर वर्क करते हैं इंजरी प्रिवेंशन पे ही काम करते हैं। जब इंजरी फ्री रहेगा तभी उसका पेस बढ़ेगा, तभी वो लंबा क्रिकेट खेल पाएगा। अगर इंजरी होगी तो वो खेल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है इंजरी प्रिवेंशन का। तो इसमें बेसिकली इंजरी प्रिवेंशन के लिए हम करते हैं कि हमारे पास जो फिजियोज़ होते हैं, ठीक है, वो फिजियोज़ हमारे सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग करेंगे, उसको MSK स्क्रीनिंग बोलते हैं। उसके बाद उसका IPS करेंगे डेली मैच से पहले, उसको रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे कि हिप एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन उसका कितना है, ये सारा इसका शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन सब उसका चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम कि कैसा प्रोग्राम होगा, उस हिसाब से उस जो फिजियो हमें रिपोर्ट देगा उस हिसाब से हम उसका डिज़ाइन करेंगे। अब हमने प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, प्रोग्राम डिज़ाइन करने के बाद हमारा काम क्या होता है, स्ट्रेंथ पे काम करना होता है, ठीक है। बट ओवरऑल तो एक एक्सप्लोसिव पावर चाहिए बॉलर को, फास्ट बॉल डालने के लिए, उसके पेस बढ़ाने के लिए तो एक्सप्लोसिव पावर चाहिए। तो उसके लिए हम पावर पे काम करते हैं। पहले हमें बेस स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है। अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक 300 सीसी की बाइक कैन जनरेट मोर पावर और 100 सीसी की बाइक जनरेट मोर पावर। 300 सीसी की जो बाइक होगी वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी। तो इसीलिए हम उसका बेस स्ट्रेंथ पे काम करते हैं पहले, ठीक है। बेस स्ट्रेंथ के बाद हम उसके पावर पे काम करते हैं। पावर के बाद ही कैन ईजली, मतलब जो उसका स्पीड है काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। मतलब एक बॉलर को मस्कुलर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो लीन होके भी तेज डाल सकते नहीं, हैं? लीन होके भी तेज डाल सकता है। इफ़ आई गिव यू एग्जांपल अबाउट द बुमराह, ही इज़ लीन। ईशांत शर्मा थे, वो भी लीन थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि मस्कुलर होके ही वो बॉल तेज डाल सकता है। इफ़ ही इज़ लीन ही कैन, बस उसका स्ट्रेंथ बेस अच्छा होना चाहिए जिससे वो एक अच्छा पावर जनरेट कर पाए। जैसे आपने बुमराह की बात करी तो बुमराह का रनअप काफ़ी छोटा है, स्टिल वो एक अच्छी अमाउंट ऑफ पेस, सबसे तेज़ जो पेस हम समझते हैं इंडियन टीम में, वो डाल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीजन जो उसका, ठीक है, उसका रनअप छोटा है, लेकिन जब आप उसको एंड में देखोगे ना, जो उसका एक्सप्लोसिवनेस है वो काफ़ी फास्ट है। जो उसका आर्म स्पीड है दैट इज़, मतलब मैं बोलूँ तो काफ़ी फास्ट है। तो वहाँ से वो अच्छा पेस जनरेट करता है। बट ऐसे नहीं कि अगर आपका आर्म स्पीड अच्छा है तो आप पेस जनरेट कर पाएंगे। आपका जो जनरली फोर्स जनरेशन होता है लोअर बॉडी से स्टार्ट होता है, फिर वो बॉल में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपके लैग्स अच्छे हैं और आपका कोर अच्छा है तो यू कैन जनरेट मोर पेस। मतलब बेसिकली सारे फैक्टर्स लिंक होने चाहिए। हाँ, सारे फैक्टर लिंक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एक ही चीज़, अगर आपका आर्म स्पीड सही हो गया तो तेज हो गया तो आप बॉल को स्पीड बढ़ा सकते हो। गौरव जी, अगर मैं बात करूँ कोई यंग प्लेयर है जो कि अंडर 19 नहीं खेल पाया अपने स्टेट के लिए, तो आपको क्या लगता है आज की डेट में क्या वो बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। देखो पहले तो अगर आपको कहीं एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक कहावत है कि सीढ़ियाँ चढ़ के ही आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। लेकिन कई होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप टैलेंट हो तो आप जंप सीधा कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि जो अंडर 16, 19 जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के आता है उसके लिए काफ़ी इजी है ऊपर लेवल पे खेलना एज़ कम्पेयर टू आप डायरेक्ट सीधा टीम में आना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो डायरेक्ट टीम में आए थे मिस्टर परविंदर अवाना, ये इंडियन फास्ट बॉलर, एक्स क्रिकेटर रहे इंडिया के। ये भी ना अंडर 16 खेले थे ना अंडर 19 खेले थे, ये सीधा इंडिया के लिए इनको कॉल हुआ था। सॉरी, ये ना 16 खेले ना 19 खेले, इनको सीधा रणजी ट्रॉफी के लिए कॉल हुआ था। वहाँ से इन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दिया तो इनको इंडिया मिला, ये IPL भी खेले। तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इसमें परविंदर रवाना जी का ही दूंगा, जो सीधा इंडिया खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, ना कोई 19 ना 16, कोई एज ग्रुप नहीं खेला उन्होंने, बिकॉज ही हैड टैलेंट, दैट्स वाई। तो आप क्या एडवाइस करोगे? क्योंकि देखिए इंडिया में तो काफ़ी लोग क्रिकेट के पैशनेट होते हैं, 19 हर कोई नहीं खेल पाता अपने स्टेट के लिए, बट स्टिल वो लगे रहते हैं
अकेडमीज भरी पड़ी हैं ऐसे प्लेयर्स से, मैचेस खेलते रहते हैं लोकली, तो आप क्या एडवाइस करोगे? देखो, मैं एडवाइस तो मैं यही करूँगा, मेहनत करते रहो। अगर आप एक ना एक दिन तो आप दिखोगे, ठीक है। आपने लेट्स से कि 19 आपने नहीं खेला, ठीक है, आप 23 आ गए, डीडीसी लीग कराता है कहीं भी, XYZ किसी भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है। अगर आप बैट्समैन हो, आप 100 करो, 100 से सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप 200 करो, 300 करो, आपको करते रहना है। एक दिन सिलेक्टर खुद ही आएंगे कि नहीं, इसको लेना ही पड़ेगा। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप बस फोकस ऑन स्किल, फिटनेस, हार्ड वर्क करते रहो, वन डे आप पे ऑफ करेंगे। सर आपने डीडीसी लीग का जिक्र किया अभी, तो मान लेते हैं आज की डेट में कोई 10-12 साल का बच्चा है दिल्ली में जो क्रिकेट खेलता है, तो वो उसको अगर दिल्ली के लिए स्टेट खेलना है, 19 खेलना है, रणजी खेलना है, तो उनकी क्या सीढ़ी होगी, वो किस स्टेप्स को क्रॉस करके आगे आ सकते हैं? सबसे पहले अंडर 16 होता है टूर्नामेंट, ठीक है, उसके लिए ट्रायल्स कराता है डीडीसी। आप ट्रायल्स में जाओ, वहाँ से शॉर्टलिस्ट करेंगे सर हमारे अब तो लीग सेलेक्टर। भी होती है 16 की। हाँ, वही ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स भी होता है और लीग भी होता है। तो लीग आपको क्लब से, जो डीडी से जो एफिलिएटेड क्लब है, वहाँ से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उधर एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा उनकी, तो वो आपके नाम को रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आप लीग मैचेस खेल सकते हो। अगर वहाँ से आपका नाम नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली, तो आप कई सिनेरियो में ट्रायल कराते हैं, कईयों में नहीं कराते। अगर ट्रायल होता है तो आप ट्रायल में जाओ और उधर आप अच्छा करो, वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो गए तो टीम में बनेगी, टीम में बन के तो अब तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया डीडीसीए में कि पहले जैसे ट्रायल मैचेस होते हैं, वहाँ जो बंदा परफॉर्म करते, जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, वो सीधा टीम में आते हैं। बिल्कुल। तो 16 के बाद फिर क्या स्टेप होगा? 16 के बाद अंडर 19 होता है, अंडर 19 के बाद 23 होता है, और फिर 23 के बाद रणजी ट्रॉफी होता है। लेकिन चांसेस रहते हैं 19 के बाद रणजी ट्रॉफी आप खेल सकते हो इफ़ यू डू बेटर। सर आपने दिल्ली डीडीसीए में मतलब किन नोटेबल प्लेयर्स के साथ काम किया है, और जैसे वो आजकल आईपीएल भी खेल रहे हैं, और उनके लिए आपने क्या काम किया उनके साथ? मतलब दिल्ली के प्लेयर जैसे अभी जो मेरे पास करंट में अगर मैं बात करूं रणजी ट्रॉफी, एक क्षितिज शर्मा, ही यूज्ड टू प्ले फॉर CSK, ठीक है, ही इज़ वेरी कमिटमेंट गाय, वो वेरी डिसिप्लिन, बिल्कुल, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर हर चीज़ में, ठीक है। मेरे को फिटनेस करनी है, उनका फ़ोन पे फ़ोन आता है, मेरे को फिटनेस करना है डेली, इस टाइप से। और बाकी और प्लेयर अगर मैं बात करूं, प्रिंस चौधरी, रिसेंटली ही प्लेड IPL फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ही इज़ लेग स्पिनर बेसिकली, वो भी कंटिन्यू फिटनेस करता है। और बाकी जो अपना अंडर 23 जैसे यतीश सिंह एक लड़का है, हार्दिक शर्मा, तो ये कंटिन्यू बेसिस पे आते हैं। तो इनका वही जो मैंने पहले बोला कि इनका पूरा हम स्क्रीनिंग करके उस बिहाफ पे हम इन लोगों का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम सेम नहीं होता किसी का भी, ठीक है, हमेशा डिफरेंट होता है। जो भी रिजल्ट आता है स्क्रीनिंग के बाद, उसके रिजल्ट के बिहाफ पे ही हम इनका प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो फिर ये कंटिन्यू अपना फिटनेस जो भी पार्ट करना होता है हमें फिटनेस का इम्प्रूव, वो हम लोग करते हैं। तो आपने क्या देखा है कि जो प्लेयर बड़ा क्रिकेट खेल पाते हैं, आईपीएल तक जा पाते हैं, स्टेट खेल पाते हैं, और जो प्लेयर नहीं जा पाते उस लेवल तक, उनमें आपने क्या डिफरेंसेस देखे हैं? क्या आप कुछ शेयर कर पाएँ? डिफरेंसेस तो ये है कि अगर जो बंदा ऊपर, जो प्लेयर ऊपर खेलते हैं, ये यही कि वो एक सिस्टम उनको ऊपर, आईपीएल में क्या बड़ा सिस्टम है, अगर आप आईपीएल खेल रहे हो या फिर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, पूरा सिस्टम, सारी चीज़ें सिस्टम है से है। ऐसे नहीं कि कुछ भी, जैसे अगर मैं बेसिक यहाँ पे एकेडमीज की बात करूँ, अगर आप बॉलर हो, आप बॉल डालते रहते हो पूरा टाइम, हफ्ते में पूरा 6 के 6 दिन बॉल डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो बड़ा प्रॉपर लोड मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग, जो लोड मैनेजमेंट होता है बड़ा अच्छा होता है कि आपको इतने ही ओवर डालने हैं इस वीक में, या इतनी ही आपको ट्रेनिंग करनी है। तो जैसे ही अगर बच्चे खेल के आ रहे हैं ऊपर से, या कोई आईपीएल खेल रहा है, तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला सिस्टम है, तो वो उस हिसाब से उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कंटिन्यू। और जहाँ पे जो कुछ खेला नहीं होता, जो नॉर्मल एकेडमी के बच्चे होते हैं, वो कंटिन्यू लगे हैं, वो बोलते हैं ना कि देयर ट्रेनिंग इज़ नॉट स्मार्ट। जैसे बोलते हैं कि आप एक तो होती है कि हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट हार्ड वर्क होता है, तो ये लोग स्मार्ट हार्ड वर्क नहीं करते, ये बस हार्ड वर्क करते रहते हैं। तो ये फ़र्क है कि आईपीएल प्लेयर दे आर वेरी सिस्टमैटिक। गौरव सर, अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, तो फास्ट बॉलिंग में ना हर किसी को अपनी पेस बढ़ानी होती है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है अकेडमीज़ में, कि हर कोई प्लेयर जब स्टार्ट करता है ना, मोस्टली वो मीडियम पेसर होता है। तो कुछ डालना आसान है, आपने भागना है, आपने बॉल फेंकनी है ना, आपने स्पिन का ध्यान रखना है, बैटिंग में आपको टेक्निक चाहिए।
तो फास्ट बॉलिंग स्पेशली मीडियम पेस हर कोई करता है। अब उनको अपनी पेस बढ़ानी होती है, तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि मान लेते हैं कोई 110 120 की स्पीड से फेंक रहा है, वो एक दिन 145 150 फेंक सकता है? क्या ये पॉसिबल है? पहले उसमें देखना पड़ेगा कि वो किस एज में डाल रहा है। अगर आपने बात करी कि 110 की डाल रहा है तो उसका एज क्या है, क्या अभी स्टिल ही इज़ इन ग्रोइंग स्टेज? अगर आप बोल रहे हो कि एक 15 साल का लड़का 110 डाल रहा है तो हम वहाँ से कमिट नहीं कर सकते कि वो 150 डालेगा। अगर एक 25 साल का लड़का है वो 110 डाल रहा है, वहाँ से अगर आप बोलोगे कि 150 करानी हो, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो उसका जो ग्रोइंग स्टेज है वो भी निकल चुका होता है। हम ठीक है, ट्रेनिंग से हम 5% 10% तक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन अगर आप 150 140 की बात करो तो हम उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते। लेकिन रही बात 15 साल के लड़के की, अगर वो 15 साल का 110 की स्पीड से डाल रहा है, वहाँ पे हम उसके मैकेनिज्म पे काम करके, उसके फिटनेस पे काम करके हम एक सर्टेन लेवल तक उसको लेके आ सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं कमिट नहीं करूँगा कि वो 150 से 145 तक जा पाएगा। इट डिपेंड्स कि अंडर 19 में वो क्या पेस हुआ उसका, अंडर 23 तक क्या हुआ, रणजी ट्रॉफी तक क्या हुआ। अगर लेट से कि अंडर 19 पे वो डाल रहा है 130 डाल रहा है, तो वहाँ से आई एम श्योर कि वो 140 तक आराम से पहुँच जाएगा जब ही विल बी मैच्योर्ड। तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये? क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आप अपनी पेस बढ़ा पाओ? ट्रेनिंग के लिए तो मैं वही बोलूँगा कि उसको अपने बेसिक स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पावर पे काम करना पड़ेगा। और हर बार ये नहीं कि आप फिटनेस पे ही, आपको स्किल का भी बड़ा उसमें रोल है। आपकी क्या मैकेनिज़्म है, आप जब आप बॉल डाल रहे हो, वो आपके कोच जो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग से कुछ हद तक पेस इम्प्रूव होता है। एंड क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ पेस सब कुछ नहीं होता? मतलब आपको अपने स्विंग पे, लाइन लेंथ पे अगर आप काम करें तो स्टिल आप एक डिसेंट लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है भुवनेश्वर कुमार, जो इतना लंबा क्रिकेट खेले इंडिया के लिए। वो अच्छे स्विंग बॉलर थे, वो ऐसा तो नहीं थे 150 या 145 फेंक रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। पेस हाँ एक उस लेवल पे है, फ़र्क पड़ता है पेस का। लेकिन इफ़ आई वुड से, मैं भी क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला हूँ, तो मुझे पता है कि पेस से ज़्यादा स्विंग इज़ मच डिफ़िकल्ट। या सर, अगर किसी प्लेयर ने अंडर 19 खेल लिया अपने स्टेट के लिए, तो उसके बाद उनके लिए क्या रोड है? अगर अंडर 19 खेला है तो उसके लिए सबसे पहले तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अंडर 19, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानता किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए, क्योंकि यहीं से आपको अंडर 19 इंडिया के लिए कॉल होता है, यहीं से आप रणजी ट्रॉफी के लिए खेल सकते हो, और यहीं से आप इंडिया के लिए भी खेल सकते हो। जो आप अब देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, यश डुल अंडर 19 कप्तान, वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है, उसके बाद सीधा उसका कॉल हुआ रणजी ट्रॉफी दिल्ली से कप्तान बना रणजी ट्रॉफी का। तो यही बात कह रहा हूँ कि मैं 19 का सबसे बड़ा स्कोप है। इट्स मैं बोलूँ पूरे क्रिकेट में ना एक तरीके से बैकबोन है अंडर 19 ना। यहाँ से बंदा, जो यहाँ से जो प्लेयर है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, बट ये उसका डेडिकेशन, उसकी कमिटमेंट डिसाइड करेगी कि वो कहाँ जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 19 इज़ अ मेन एज ग्रुप इन क्रिकेट। 19 से आप ये देखो, अंडर 19 से युवराज सिंह अंडर 19 से आया, मोहम्मद कैफ, केएल राहुल, ये सारे जितने बड़े प्लेयर हुए अंडर 19 से ही आए हैं। अगर आप 19 में अच्छा करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी प्लेइंग फॉर इंडिया वन डे। सर, दिल्ली से एज क्रिकेट खेलना एंड मान लेते हैं कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से खेलना, इसमें क्या फ़र्क है? मतलब खेलने में क्या डिफ़िकल्टी है? एंड अगर खेल जाते हैं तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ फ़र्क है या सिमिलर है? देखो, थोड़ा तो फ़र्क है। और देखो, यहाँ पे दिल्ली में क्रिकेट ज़्यादा है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं। अपना नॉर्थ में जहाँ पे क्रिकेट डोमिनेंट स्टेट्स है सारे, तो उसमें क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अभी क्रिकेट आया है, बीसीसीआई बड़ा एफर्ट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में कि प्लेयर निकले। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर वो दिल्ली में क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है, मैचेस भी जब होते हैं तो अच्छे कॉम्पिटिटिव स्टेट्स के साथ मैच होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, कंपटीशन इतना नहीं है अभी, दे आर लर्निंग। अगर मैं बात करूं कि एक इंडियन टीम है और एक दूसरी टीम लेट्स से यूएई की टीम है, तो फ़र्क है ना यूएई और इंडिया में, क्योंकि यहाँ तो क्रिकेट कब से है और कब से ही कंपटीशन कंटिन्यू होते जा रहे हैं। अभी दे आर लाइक ग्रोइंग स्टेट है। तो मैं वही बोलूँगा कि यहाँ से जो प्लेयर रन बनाएगा वो ज़्यादा जल्दी ऊपर लेवल पे जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अभी पीछे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक आई गेस फास्ट बॉलर था लेफ्ट आर्म, उसका बड़ा वायरल भी हुआ था, न्यूज़ पे भी वायरल हुआ था। वो उसने 10 विकेटें ली थी, पता नहीं काफ़ी विकेटें ली थी उसने। ही वॉज वेरी गुड बॉलर, ठीक है। लेकिन वो अभी क्या हुआ, अभी लर्निंग उसमें है। तो बीसीसीआई बड़ी स्मार्ट है। बीसीसीआई
वो लोग देखते हैं कि कौन अच्छा है, तो उन्होंने उसको पिक करा और वो उनकी आई गेस हाई परफॉर्मेंस उसमें लिस्ट में है, एमर्जिंग प्लेयर लिस्ट में है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं वहाँ से अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो उस लेवल पे नहीं खेलेगा, लेकिन मतलब अगर परफॉर्म उसने करा है तो बीसीसीआई की नज़र रहती है हर प्लेयर पे। तो सर अगर मैं बात करूं किसी यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर की, तो उनको ग्राउंड ट्रेनिंग वर्सेस जिम ट्रेनिंग किस पे कितना ध्यान देना चाहिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर 90% के आसपास जो कोचेज़ है वो ऑलवेज उनकी जो थिंकिंग है वही है कि आप ग्राउंड में रनिंग कर लो, आपका सब बढ़िया हो जाएगा, बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप जिम करोगे, आप जिम कर रहे हो, लेट्स से इफ़ यू आर डूइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स क्या हेल्प करेगा। इट वॉन्ट हेल्प, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि वो केवल आपके क्वाड स्ट्रेंथ या ग्लूट स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहा है, वो जब आप ग्राउंड में जाते हो, जब आप एक्सेलरेट करते हो, आपको वो ट्रांसफ़र होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो जब आप ग्राउंड में आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम वो आपको हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको एक्सेलरेशन खाली ग्राउंड में स्प्रिंट लगाना है, खाली स्प्रिंट लगा के आप यू कांट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, आपको स्कोर्स करना पड़ेगा। आपको दूसरी एक्सरसाइज अगर मैं बात करूँ तो स्टेप अप्स होता है, हम स्टेप अप्स करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जिम करना पड़ेगा। आप 100 मीटर में एक स्प्रिंट का अगर मैं एग्जांपल दूं, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको 100 मीटर में क्या क्या चाहिए। आपको पहले स्टार्टिंग स्ट्रेंथ यूज़ होती है, फिर आपको एक्सेलरेशन होता है, फिर आप टॉप स्पीड में जाते हो। तो ये जो मैंने बाइफरगेट करा, इसके लिए जिम में ट्रेनिंग है जो प्लेयर्स करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जिम छोड़ना नहीं है, जिम के थ्रू ही वो ट्रांसफ़र होगा ग्राउंड पे। अगर आप अच्छा जिम सेशन करोगे उसके बाद आपका ग्राउंड पे वो ट्रांसफ़र बढ़िया से होगा। तो किस एज पे स्टार्ट कर सकते हैं प्लेयर्स जिम में ट्रेन करना? किसी भी एज में आप जिम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो आप हैवी लिफ्ट कर ही नहीं पाओगे। एक 10 साल का लड़का हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हम उसके फंडामेंटल मूवमेंट्स पे हम काम कर सकते हैं। हम उसको बॉडी वेट स्क्वाट्स करा सकते हैं, हम उसको पुशअप्स करा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत मेडिसिन बॉल से उसको थ्रोज, जंप्स वगैरह, होपिंग सब हम करा सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी इसका मूवमेंट अच्छा हो गया है, देयर आर सर्टेन टेस्ट, हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम उसको स्विच करेंगे जिम में बारबल ट्रेनिंग पे या डंबल ट्रेनिंग पे। तो दीज आर द प्रोसेस। ये नहीं है कि आप सीधा डायरेक्ट उसको डंबल पकड़ा दो या फिर हम बारबल पकड़ा दे। तो एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तो वो 15-16 साल 17 साल की उम्र में आके उनमें स्ट्रेंथ अच्छा हो जाता है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो जाता है, तो उसके बाद दे कैन डू प्रॉपर जिम एंड इट विल हेल्प देम। तो सर अगर मैं बात करूं बैट्समैन की, बॉलर्स की या ऑलराउंडर्स की, तो क्या आप इन तीनों कैटेगरी के प्लेयर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बता सकते हैं जो कि जनरली प्लेयर्स कर पाएँ? ओके, अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो बैट्समैन को ज़्यादातर रोटेशन पे काम करना पड़ेगा, अपना रोटेशनल पावर पे, ठीक है। अगर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, दे कैन टेक अ मेडिसिन बॉल, ये कहीं से भी मतलब वो बाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें रोटेशनल थ्रोज आपके हो गए, ठीक है, स्लैम्स हो गए। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, अब मैं यहाँ पे करके तो नहीं बता सकता कि कैसे करना है। और फास्ट बॉलर का भी सेम है, मेडिसिन बॉल इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर देम, ठीक है। आपने मेडिसिन बॉल पकड़ा, यहाँ से रोटेट करके आपने सामने थ्रो करा, तो दीज आर सम एक्सरसाइजेज। आप थेरा बैंड से भी कर सकते हो, ट्यूब आपको मिल जाएगी कहीं भी मार्केट से, तो वो आप कर सकते हो। जो मैंने समझा है स्पेशली फॉर क्रिकेट प्लेयर्स, कि आपको ज़्यादा वेट लिफ्ट करने पे फोकस नहीं करना है, रादर देन जितना भी वेट आप लिफ्ट कर रहे हो उसको एक्सप्लोसिवली लिफ्ट करो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ आप में होना चाहिए, ठीक है। जब आप में स्ट्रेंथ हो जाएगा फिर आप उसको एक्सप्लोसिवली आराम से उसको लिफ्ट कर सकते हो। तो क्रिकेट इज़ मोर ऑफ एक्सप्लोसिव गेम, ठीक है। आपको एट द एंड तो बॉल या बैटिंग में तो आपको छक्का मारना तो एक्सप्लोसिव होना पड़ेगा, आपको बॉल फेंकना तो एक्सप्लोसिव होना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है एक जनरल बॉडी बिल्डर में और एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग में। तो एक्सप्लोसिव तो होना पड़ेगा आपको। सर DDCA से NCA का नंबर लगवाना, उसमें क्या जर्नी होती है? इसमें जैसे आपका जो मैचेस होते हैं, लाइक लेट्स से अंडर 16 का आपके मैच टूर्नामेंट हुआ, ठीक है, आपका 19 का हुआ, उसके बाद जो प्लेयर परफॉर्म करता है इन जो इनकी ट्रॉफी, विनू मांकर ट्रॉफी हो गई या कुछ भी ट्रॉफी हो गई, तो उसमें जो परफॉर्म करेगा उसके बाद NCA शॉर्टलिस्ट करता है हर एसोसिएशन से कि अच्छा दिल्ली में अगर
इतने बच्चे खेले हैं, तो उसमें से जिसने परफॉर्म करा है वो एक शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट बनाती है। उसके बाद दे गो टू NCA, और फिर उनका एक हाई परफॉर्मेंस टाइप का एक कैंप लगता है, उसमें कोचेज़ होते हैं, तो वो सब उधर ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। फिर 3 हफ्ते का कैंप लगता है, उसके बाद वहाँ से भी जब उसमें मैचेस होते हैं वहाँ परफॉर्म करेंगे, फिर उनमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो वो एक ऐसे लिस्ट बन जाती है उनके पास एमर्जिंग प्लेयर्स एंड हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स की। ओके, तो उनका फिटनेस टेस्ट भी होता है? हाँ, उधर फिटनेस टेस्ट भी होता है। उसमें क्या प्रोसेस होता है? फिटनेस टेस्ट के लिए सेम ही प्रोसेस होता है, यो अच्छा। तो होता ही है वहाँ पे, यो होएगा आपका, और बाकी दे आर सर्टेन टेस्ट, प्रिवेंशन टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, NFTC। तो उस बिहाफ पे फिर अगर सपोज करो कि वो उस क्राइटेरिया में आ नहीं रहा प्लेयर, तो उस पर वो लोग काम करते हैं फिटनेस पे, उसको उस लेवल तक लेके आते हैं। सर जैसे अगर मैं बात करूँ फिटनेस की, फील्डिंग की बात करी आपने, तो जैसे पहले इंडियन टीम की अगर मैं पिक्चर बनाऊँ इस समय माइंड में, तो सुरेश रैना प्लेयर थे, काफ़ी अच्छे फील्डर थे, युवराज सिंह काफ़ी अच्छे फील्डर थे, मगर वो दिखने में उतने फिट नहीं थे, जिस लाइक उनके एब्स नहीं थे या मस्कुलर नहीं थे। जैसे आज की डेट में हम प्लेयर्स को देखते हैं, विराट कोहली हो गए या फिर KL राहुल हो गए, वो दिखते भी इतने फिट हैं, तो क्या उसका कुछ फ़र्क पड़ता है फील्डिंग पे, या वो फील्डिंग डिफरेंट चीज़ है? अगर आप लीन हो अच्छे, ठीक है, आप जल्दी बॉल पे पहुंच जाओगे, लेकिन 2 चीज़ें होती है, आप ठीक है आप थोड़े से बल्की हो, बट इफ़ यू आर गुड फ्लेक्सिबल, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप बॉल पे ज़्यादा अच्छे से रीच कर पाओगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूँ, एक जैसे कैट है या फिर टाइगर है, ठीक है, वो जब जंप हमने देखा होगा, उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी कितना अच्छा रहता है, वो कितना अच्छे से जंप करते हैं, वो अपने उसको शिकार को जाते हैं ना लेने, तो कितना अच्छे से एक्सपेंड करते हैं अपने पूरी बॉडी को। तो वही चीज़ है कि अगर आप ठीक है थोड़े से बल्की हो, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपकी रेंज ऑफ मोशन अच्छा है, तो आप बॉल पे अच्छे से पहुंच पाओगे। तो दोनों फैक्टर मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है। बल्कि अगर ज़्यादा है तो वो भी ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो अगर लीन भी अच्छे होगे तो आप और अच्छा कर पाओगे। तो सर DDC का जो जिम है उसकी क्या फैसिलिटीज़ है, अगर आप शेयर कर सकते हैं? देखो, DDC का जो जिम है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट जिम इन इंडिया। अगर मैं क्रिकेट एसोसिएशन में बात करूँ तो जब अभी ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी फैब में, और जो इंडियन टीम आई थी टेस्ट मैच के लिए, तो उन्होंने भी काफ़ी प्रेज़ करा कि दे लाइक्ड। और इसका जो मैं श्रेय दूंगा वो हमारे जो प्रेजेंट सर है रोहन जेटली जी, उन्होंने काफ़ी एफर्ट करे। और जो मशीनें, जो मैं बात करूँ तो जो ये मशीनें आपकी, पहले जो लोकल मशीन थी हमारे पास, इन्होंने US से इंपोर्ट कराई, मतलब बड़ा अच्छा हैमर स्ट्रेंथ और लाइफ फिटनेस, जो ये सबसे टॉप ब्रांड आता है फिटनेस में, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को मिली DDCA में। और ये थोड़ा सा डिफरेंट जिम है जैसे और यूजुअली जो कमर्शियल जिम होते हैं उससे, क्योंकि इसमें कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मशीन्स है, तो ये काफ़ी कॉस्टली आती है। बट वही बोलूँगा कि DDCA इज डूइंग ग्रेट थिंग्स, तो थैंक्स टू आवर प्रेजेंट। एंड इस जिम में सिर्फ DDCA के प्लेयर्स आ सकते हैं? हाँ, इस जिम में जो DDCA से मैचेस खेले हैं, दे आर ओनली, जो DDCA से मैच खेले दे कैन कम। ठीक है, अगर आप बाहर से कोई प्लेयर आना चाहता है तो दे वोंट अलाउ, ओनली DDCA रजिस्टर्ड प्लेयर आर अलाउड। सर अगर मैं बात करूँ एक आज की डेट में 18-19 साल के एस्पायरिंग क्रिकेटर की, तो वो काफ़ी परेशान भी होते हैं अगर उनके पास सही डायरेक्शन नहीं है, राइट? तो कभी कभार क्या होता है कि दे ओवर ट्रेन, कि सुबह भी जिम जा रहे हैं, दोपहर प्रैक्टिस जा रहे हैं, शाम को फिर जिम जा रहे हैं। तो क्या ओवर ट्रेनिंग एक्चुअली में नुकसान कर सकती है किसी प्लेयर को, एंड अगर हाँ तो उसे कैसे बच सकते हैं? देखो, दैट्स गुड क्वेश्चन। ओवर ट्रेनिंग को हमें समझना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कि आपको पता कैसे चलेगा कि ओवर ट्रेनिंग है या आपने ओवर ट्रेन करा है। देखो, इसके मार्कर्स होते हैं फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। जैसे कि आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका मूड स्विंग होएगा, आपका हार्मोनल डिसबैलेंसेस होना शुरू हो जाएगा। हार्मोनल डिसबैलेंस बोले तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन और कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो फ्लैक्चुएट करेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप बीमार भी पड़ सकते हो ओवर ट्रेनिंग करके। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आप ओवर ट्रेनिंग कैसे, आपको लग रहा है आप ओवर ट्रेनिंग हो, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर मैं सबसे पहले, अगर आपको जर्नल इसको पता करना है, तो आप मॉर्निंग में उठो सबसे पहले और अपने आप रेस्टिंग हार्ट रेट को चेक करो। अगर वो आपको लग रहा है कि फ्लैक्चुएशंस है डेली, तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग ओवर ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने मूड पे भी कि आपको बार बार गुस्सा आ रहा है या आपकी स्लिप डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि हाँ मैं कहीं ना कहीं ओवर ट्रेन हो रहा हूँ।
अगर आप ओवर ट्रेन हैं वो, तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोड मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि लोड मैनेजमेंट कैसे करा जाए। लोड मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूट टू क्रोनिक वर्कलोड रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होना चाहिए आपका 0.8 टू 1.5 के बीच में। अगर 0.8 से नीचे है दैट मीन्स कि यू आर अंडर लोड। ठीक है, अगर ये 1.5 से ऊपर है दैट मीन्स कि आप ओवरलोड की तरफ या ओवर ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जिसमें आपको, अब मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो आपने सेशन करा, लेट से आपने एक जिम सेशन करा, आप उसको रेट करोगे 10 में से। ठीक है, 10 में से लेट से आपने रेट करा कि ये 5 है। ठीक है, और वो जिम सेशन था 60 मिनट के लिए, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 60 इंटू 5। ठीक है, तो आपका आ गया डेली 300 वर्कलोड। ठीक है, अब 300 आपका वर्कलोड आ गया। 300 के बाद आप 5 दिन आपने करा कंटिन्यू, अगले दिन लेट से 500 है, 200 है। ठीक है, उसका आपको एवरेज निकाल लेना है। आपको 4 वीक तक ऐसे ही आपका एवरेज आ जाएगा 4 वीक में। फिर जो आपका करंट वीक होगा आप उसको उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका रेशियो निकल आएगा इससे। और दूसरा आपका वेलनेस क्वेश्चन ईयर है। ठीक है, आप वेलनेस क्वेश्चन ईयर में जैसे सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है, आपने कितना क्या खाया, आपका न्यूट्रिशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवर ट्रेनिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो ओवर ट्रेन को हम अवॉइड कर सकते हैं। सर क्या एक अंडर 19 जो प्लेयर खेल रहा है उसको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए क्या? बिकॉज काफ़ी लोग निगलेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को। नहीं, डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। डाइट के बिना तो आई कांट से यू कैन सर्वाइव। ठीक है, डाइट का बोले तो आप जो प्रोटीन है, प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि आपने बॉल डाला, बैटिंग करा, आपका मसल टिश्यू डैमेज हुआ, उसको रिपेयर करने के लिए यू नीड प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आता चला जाएगा। तो उसको एक बैलेंस डाइट की नीड है, चाहे वो कार्ब्स हो, प्रोटीन हो या फिर आपका फैट हो, तो एक उसको इक्वल जो इनका रेशियो होता है उसमें उसको लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ उसको इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और परफॉर्मेंस उसका डाउन आ जाएगा। सर हम बात करूँ अगेन 19 के प्लेयर की, परफॉर्मेंस करी उसने बट कम रह गई, यानी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं अगर वो प्लेयर, तो ऑब्वियसली डिमोटिवेट होता है कोई प्लेयर। बट उसको फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने चाहिए कि वो ज़्यादा मेंटल अपना परेशान ना हो और अपने काम करता रहे आगे? हाँ, वही अगर आपका चलो सिलेक्शन नहीं होता है, लेट से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्रिकेट छोड़ना तो बेवकूफ़ी मानूंगा मैं। अगर आपने सिलेक्शन में आपने बैक फेंक के मारा, नहीं मुझे आई वॉन्ट प्ले एनी मोर नाउ, तो ये सब तो बेवकूफ़ी है। आपको और सीखना चाहिए। वही है ना, जब आप कहीं गिरते हो ना आप ज़्यादा सीखते हो। आप एक लाइन में ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ ईजी लग रहा है, लेकिन जब एक बार आप नीचे आते हो ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको, मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेशन आपको कंटिन्यू, आप थोड़ा और मेहनत करो, आप थोड़ा और सिस्टमेटिक जाओ ट्रेनिंग का, जो मैं पहले जिक्र करा कि ट्रेनिंग सिस्टमेटिक होना चाहिए, स्किल और फिटनेस ये सारा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट करना है। आपको बात करनी है, कोच से बात करनी है, आपको अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से बात करनी है, सब चीज़ें शेयर करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप चुपचाप बैठ जाओ एक कोने में। तो कीप मूव ऑन। प्लेयर अनफिट है तो क्या दैट कैन बिकम अ रीज़न कि वो सिलेक्ट ना हो पाए? दिखने में अनफिट है अगर वो। देखो फ़र्क पड़ता है, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, यू हैव टू बी फिट। अगर आप फिट नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि, बहुत कम अंडर 16 तक ठीक है चल जाता है, उस टाइम पता नहीं रहता, ग्रोइंग स्टेज होता है आपका। आपने देखा होगा बच्चा उस टाइम थोड़ा हेल्दी भी, थोड़ा मोटा भी होता है, थोड़ा बल्कि टाइप होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब 18-19 साल का आता है तो वो अपने आप ही नेचुरल जो उसका मेटाबॉलिक रेट है उसके थ्रू वो अपना लीन होता आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि फिट रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपने, अगर मैं बोलूँ आपकी जो पर्सनैलिटी ज़्यादा, आप एक कोई मोटा बंदा है, ठीक है, एक अच्छा फिट है, ठीक है, एक मोटे बंदे को ज़्यादा नॉलेज है किसी भी चीज़ की, एक उसको फिट को कम है, तो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन किस पे जाएगा? उस फिट वाले पे जाएगा ना। ठीक है, तो वही है थोड़ा सा जो सिलेक्टर का, अगर मैं सिलेक्टर हूँ तो मैं भी थोड़ा सा बायस हो जाऊँगा, नहीं यार ये फिट है तो दिस इज़ गुड फॉर अस। तो फिर
बंदे ध्यान क्यों नहीं रखते इस चीज़ पे? बिकॉज मैं भी देखता हूँ कि वो अपना मैगी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देखो जो ये नॉर्थ इंडिया में जो हमारा खाना है ना एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया, वो थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा सा अनहेल्दी भी है, टेस्टी भी है, सारी चीज़ें है। तो जो यहाँ पे बच्चा है ना, वो क्या है, दे आर लाइक मोर फूडी। अब आप सुबह पराठे खा रहे हो, ठीक है, और एक साउथ इंडिया वाला बच्चा इडली और सांभर खा रहा है, तो पराठे ज़्यादा अनहेल्दी हुए एज़ कम्पेयर टू इडली। तो जो हमारा जो डाइट पैटर्न है ना, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चा जो ज़्यादा क्या करता है, वो स्किल पे ज़्यादा फोकस करता है अभी भी। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मैंने देखा है, साउथ इंडिया में दे आर वेरी सिस्टमेटिक। उनको अगर उनको ट्रेनिंग करना है तो ट्रेनिंग करेंगे, उनको स्किल करना है तो स्किल करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर है दिल्ली में? मुश्किल से 2 या 3 हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। अगर मैं चेन्नई और बेंगलोर की बात करूँ तो उसमें तो कम से कम 500 हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे। तो वही यहीं से आप एक अंदाज़ा लगा लो कि अगर बच्चा यहाँ पे फिटनेस को लेके अपना क्या बोलते हैं, फिटनेस को लेके जागरूक है, तो यहाँ पे सेंटर भी ज़्यादा खुलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से सेंटर भी इधर कम है। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। वो केवल स्किल पे फोकस करते हैं, अगर वो स्किल के साथ फिटनेस पे फोकस करेंगे तो चार लग जाएंगे हर चीज़ में उनकी, दे कैन अचीव सर्टेन लेवल। सर अगर हम अगेन बात करते हैं 19 के प्लेयर की, कि वो क्रिकेट खेल रहा है, अब उसने पूरी लाइफ क्रिकेट ही खेला है, बट वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं बढ़ पा रहा आगे, तो क्या और भी कोई करियर ऑप्शंस है क्रिकेट में ही उसके पास? जैसे आप एक एसएनसी हैं, तो क्या वो इस तरफ भी देख सकते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं बोलूँगा उनको कि अगर वो 19 खेल गया, अंडर 16 खेले, कोई भी क्रिकेट उन्होंने खेला है, ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं वो एक सर्टेन लेवल तक नहीं जा पाएंगे, तो उनको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सबसे पहले मैं उनको यही सलाह दूंगा कि नेवर गिव अप। की कई होते हैं ना कि स्कूल में वो बोलते नहीं यार मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो ये मैं मानूंगा उन सब की ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई वाज लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मैंने तो नहीं पढ़ना छोड़ा, मैंने कंटिन्यू, मुझे था कहीं ना कहीं आपको अपने उसका पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे एक ही चीज़ पे, ये नहीं कि पागलों की तरह मैं उसी चीज़ पे लग जाऊं। तो मैंने कंटिन्यू स्टडी करा, क्रिकेट भी खेला साथ साथ। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है मैं बताऊंगा। आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी बन सकते हो, आप क्रिकेट कोच भी बन सकते हो, और आप एक स्पोर्ट्स मैनेजर भी बन सकते हो। लेट से आपने 19 खेला, आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, आपने नॉर्मल बीकॉम बीए आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपको एसएलसी बनना है, आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो दे आर सर्टेन डिग्रीज, ठीक है, डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले मैं बोलूँगा आप CSCS करो, ठीक है, ये NSCA से होता है US से, दिस इज़ वेरी गुड सर्टिफिकेशन आपके। उसके बाद आपका ASCA, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप ये कर सकते हो। और उसके बाद आप कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, आप MSc स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंस या MSc स्पोर्ट्स साइंस, MSc स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आप कर सकते हो। ये तो हो गया अगर आपको ट्रेनर बनना है। सेकंड, अगर आपको कोच बनना है तो उसके लिए आप लेवल 1 कर सकते हो। NCA BCCI से जो होता है, ICC भी कराता है, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी आपका कोचिंग कोर्सेज कराता है। NIS एक हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैनेजर, आपको थोड़ा लीडरशिप पोजीशन में जाना है, तो यू कैन डू MBA स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेले हो तो आपको स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। सर मान लेते हैं फिर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कोर्स कर लिया, जो आपने सर्टिफिकेशन बताया, डिप्लोमा बताया, उन्होंने कर लिए, बट एक नए ट्रेनर को अगर एसोसिएशन में काम करना है स्टेट क्रिकेट की, तो वो सीढ़ी कैसे उसको तय कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अगर आपको SNC या ट्रेनर बनना है तो आपको सर्टिफिकेशन होने चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को एसोसिएशन में जाना है या सीधा मुझे इंडियन टीम का ट्रेनर बनना है या कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक टीम का बनना है। सबसे पहले आपका मैं बात करूँ, फेसेस में आप करो अपने आप को ग्रो। सबसे पहले आप 1-on-1 करो, पर्सनल ट्रेनिंग करो, आपको पता चलेगा एक प्लेयर का हर चीज़, नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट, उसका ओवरऑल चीज़ है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर सकता है, सारी चीज़ें उसकी आपको पता चलेगी।
सेकंड, आप उसके बाद पकड़ो कोई एकेडमी, ग्रुप ट्रेनिंग जिसको मैं बोलूँगा। पहले आपने 1-on-1 करा, सीखा थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है जब नया ट्रेनर होता है, अगर मैं आपको बोलूँ आपको 50 बच्चे मैं दे दूँ सीधा, तो ही कैन बी नर्वस और शी कैन बी नर्वस कि यार इतना सारा। तो सबसे पहले आप 1-on-1 करो, आप इंटरेक्ट हो गए उनसे, आप जानोगे उसके बारे में, ठीक है, आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस के बाद आप उसको कन्वर्ट करो ग्रुप ट्रेनिंग में। आप किसी एकेडमी में, किसी क्लब में जाओ, वहाँ आप करो, और उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, फिर आप जो भी अच्छी कंपनीज़ है, जो अच्छे अच्छे सेंटर है, आप उसमें अपना अप्लाई करो, आप वहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस ग्रैब कर सकते हो, फिर उसके बाद आप सिटीजन में अप्लाई करो। तो ये आपका कम से कम 2-3 साल आपका लग जाएगा अगर आपको एक अच्छे लेवल पे पहुँचना है। और उसके साथ साथ आपको एक मेंटोर की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। अगर एक ट्रेनर को एक अच्छे सर्टेन लेवल पे पहुंचना है तो उसको एक मेंटोर की बड़ी ज़रूरत है, जो मेंटोर लाइक वो भी एसएनसी हो सकता है या वो फिजियो हो सकता है, कोई भी मतलब एक अच्छे लेवल पे जो काम कर रहा है। तो इन सर्टिफिकेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको मेंटर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। वही आपको गाइड करता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऑसम, थैंक यू सो मच गौरव कौशिक सर यहाँ पे आने के लिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। सेम, थैंक यू।